Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the third chapter of our history book, and the name of the chapter is Ruling the Countryside. Means how the Britishers started ruling the countryside, means the regions that were in villages. तो ग्रामीण क्षेत्र पर बेटे किस तरह से शासन किया गया उसके बारे में आज हम रीड करना शुरू कर रहे हैं. So let us start. The company becomes the diwan. So bete in the picture that is given here you can see that how the Robert Clive is accepting the diwani of Bengal, Bihar and Orissa from Mughal ruler in 1765. तो जो 1765 में मुग़ल रूलर थे वो अपने हाथों से राइट टू दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को सौंप रहे हैं. सो दिस वी विल रीड अबाउट इन दिस topic. On August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. तो बेटे 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित किया या तैनात किया. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. तो बेटे जो ये ऐसा माना गया है कि जो एक्चुअल में जो ये घटना हुई थी जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दी गई थी, ये रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में ऐसा हुआ था. ठीक है, और ये कुछ ही अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में ये काम किया गया था. बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज़ शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग. लेकिन बेटे ये जो हमें पिक्चर दिखाई जा रही है ऊपर, उसमें एक भव्य समारोह के रूप में ये सब दिखाया जा रहा है. ठीक है. सो द पेंटर वॉज कमीशनड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. तो जो पेंटर थे उस टाइम पे, जो भी चित्रकार थे उस टाइम पे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे ये चित्र बनवाया और उन्होंने अपने जीवन की जितनी भी यादगार घटनाएं हैं उनको पेंट करने का ज़िम्मा एक चित्रकार को सौंपा था. तो इसीलिए ये जो पिक्चर है वो इतनी ज़्यादा आलीशान अवसर के रूप में दिखाई गई है. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. तो बेटे बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी और इसीलिए उनको एक भव्य समारोह के रूप में दर्शाया गया. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. तो बेटे दीवान के तौर पर कंपनी ने अपने नियंत्रण में जो भी एरिया था उसके जितने भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल कंडीशन थी, मतलब आर्थिक मामले थे, उनके मुख्य शासक ब्रिटिशर्स बन गए थे. So now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. अब वो अपनी ज़मीन पर शासन चलाने के लिए और आमदनी बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगे कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं. So this had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. तो अब जो बेटे ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे कि कंपनी का जितना भी खर्च है, जो भी बढ़ता हुआ खर्च है, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, ऑफिसेस बनाना या फोर्ट्स बनाना या फिर सोल्जर्स को मेंटेन करना, तो ये सारा जो खर्चा है वो हम रेवेन्यू से कंप्लीट भी कर लें और हम अपने पास भी बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें, आमदनी भी जुटा सकें. सो अ ट्रेडिंग कंपनी had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. तो व्यापारिक कंपनी के नाते ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी या ब्रिटिशर्स थी, उनको ये भी ख्याल रखना था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद बेच भी कर सकें. सो दिस was the main purpose of Britishers. So over the years the company also learned that it had to move with some caution. तो धीरे धीरे बेटे समय के साथ कंपनी को ये भी समझ आने लगा था कि उनको बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside. तो अब बेटे कहीं ना कहीं उनको
एक तो वो विदेशी थे, दूसरे देश से आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि उनको लोगों को भी शांत रखना था, जो गांव और देहात में पहले से ही शासन कर रहे थे। ठीक है, तो उनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, तो इस वजह से ऐसे लोगों को भी उनको शांत रखना था, जो भी विलेज ज़मींदार थे या विलेज हेडमैन थे, इस तरह के लोगों को भी उन्हें शांत रखना था। सो यहाँ पे लिखा है बेटे, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige। तो बेटे उन लोगों को भी उनको शांत रखना था जिन्होंने पास्ट में विलेजेस में रूल किया है, गाँवों में देहातों में रूल किया था, और कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी ताकत और सम्मान भी उन्हें उस एरिया में मिलता था। Those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated। तो बेटे ऐसे जो लोग जिन पर लोकल पावर जिन में जो लोग रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना ज़रूरी था, लेकिन उनको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि अगर वो उनको वहाँ से हटाते या उनको पूरी तरह से रिमूव कर देते वहाँ से, तो जो बाकी के लोग हैं वो भड़क जाते, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। मतलब कंपनी की जो आमदनी थी वो कहाँ से आ रही थी? रेवेन्यू से। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। तो अब बेटे कंपनी जो थी वो दीवान तो बन गई थी, जितने भी रिसोर्सेज थे बंगाल के उनको वो यूज़ भी करने लगी थी, लेकिन अभी भी वो खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। तो अब बेटे कंपनी जो थी वो भारी भरकम रेवेन्यू तो चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वसूल करने के लिए या उसकी कोई कलेक्शन के लिए उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही थी। मतलब कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, ना ही उनके पास कोई मूल्यांकन करने का तरीका था। सो द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। तो यहाँ बेटे कंपनी की सबसे ज़्यादा जो कोशिश थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट करें उस एरिया में से, और ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को भी पूरा कर सकें और पैसे भी बचा सकें, और हमारा जो रेवेन्यू है उसी में से पैसे लेके वो कॉटन और सिल्क को ख़रीद सकें और बाद में बहुत सस्ते दामों पर ख़रीद सकें और उनको यूरोप जाके बेच सकें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटे कि रेवेन्यू भी हमारा ही यूज़ कर रहे थे और गुड्स भी हमारे ही ख़रीदे जा रहे थे, तो इसका मतलब भारत तो कंप्लीट लॉस में आ गया था। So within 5 years, the value of goods bought by company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export। तो अब क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे यही रीज़न था कि 5 साल के अंदर अंदर बंगाल में जो कंपनी द्वारा ख़रीदा जाने वाली चीज़ें थी उनका जो प्राइस था वो दुगना हो गया था, क्योंकि जो लोग रेवेन्यू पे करेंगे वो कहाँ से पे करेंगे? जो वो कमाएंगे उसी में से पे करेंगे। अब उनकी जो गुड्स हैं वो सस्ते दामों पे जाएंगे, तो वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे? रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने अपने चीज़ों के दाम भी दुगने कर दिए। तो 1865 में पहले जो कंपनी थी वो ब्रिटेन से सोना और चांदी लेके आती थी और उनके बदले में यहाँ से सामान खरीदती थी। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया है बेटे। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला जो पैसा था उसी से वो उन चीज़ों को खरीद रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ना तो बंगाल का डेवलपमेंट हो रहा था और लोगों पर भी इस बात का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis। तो जल्दी ही ये जाहिर हो गया था कि बंगाल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या अर्थव्यवस्था है वो एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। तो बेटे जितने भी कारीगर थे वो उस टाइम पे धीरे धीरे गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सस्ते में या कम कीमतों में अपनी चीज़ों को कंपनी को ज़बरदस्ती बेचना पड़ता था। और peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them। जितने भी किसान थे वो भी जितना लगान कंपनी उनसे डिमांड कर रही थी उसको पे करने में असमर्थ थे। सो आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन
एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। तो जितने भी बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उस टाइम पे या कारीगर जो उत्पादन कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और जितनी भी वो खेती बाड़ी जो की जाती थी, एग्रीकल्चर जो किया जा रहा था उस टाइम पे, वो कल्टीवेशन भी धीरे धीरे गिरावट की ओर आ रहा था। सो देन in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal and about 1/3 of the population was wiped out। तो 1770 में बेटे बंगाल में अकाल पड़ा, जिसको हम सूखा भी बोल सकते हैं, और उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, और इस अकाल की वजह से लगभग 1/3 आबादी जो थी उस टाइम पे समाप्त हो गई। तो बेटे आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे अकाल क्यों पड़ा, क्योंकि एक तो जो रेवेन्यू था उसकी डिमांड ज़्यादा थी, ऊपर से जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी खेती बाड़ी करनी बंद कर दी, तो उससे क्या हुआ, भोजन की कमी होने लगी, और इसी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। ये नीचे जो बेटे पिक्चर दे रखी है वो वीकली मार्केट की बारे में दे रखी है। सो मूविंग फर्दर, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि जो अब जैसे अकाल पड़ा है तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, मतलब खेती में सुधार करने की ज़रूरत थी। सो इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि अगर उन्हें रेवेन्यू चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना होगा। मतलब कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी एरिया की संकट में होगी तो कंपनी अपना रेवेन्यू बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएगी, और इसीलिए कंपनी के ज़्यादातर जो अफसर थे उनको ये लगने लगा था कि हमें लैंड पर ज़्यादा निवेश करना चाहिए और खेती में सुधार लाना चाहिए, जिससे कि हम खेती बाड़ी को इंक्रीज़ कर सकें। अगर खेती बाड़ी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। सो हाउ वॉज दिस टू बी डन? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। तो बेटे 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया गया, और ये क्या था बेटे, इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है। तो इस बंदोबस्त के अकॉर्डिंग जो भी राजा और तलुकदार थे उनको ज़मींदार के रूप में मान्यता दी गई, और किसानों ने जो भी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था या कंपनी को जो भी रेवेन्यू दिया जाता था वो उनको ज़िम्मा ज़मींदारों और ताल्लुकदारों को दे दिया गया। तो जिससे क्या हुआ कि जो भी अमाउंट उनको रेवेन्यू के तौर पे दी जाती थी वो कौन कलेक्ट करता था, ज़मींदार। ठीक है, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट बेटे। हम इसको रीड करते हैं। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड ताल्लुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड as zamindar। they were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company। तो बेटे उस टाइम पे जो भी राजा और तलुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया था, और वही लोगों से रेंट कलेक्ट करते थे, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और कंपनी को वो रेवेन्यू देते थे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अब परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब था बेटे, कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितना रेवेन्यू देना है इस अमाउंट को फिक्स कर दिया गया था। दैट इज़ इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में उसको इंक्रीज़ नहीं करना था, भविष्य में उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा बोला गया था। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कोफर्स। तो अब क्या हुआ बेटे, अंग्रेज़ों को ये लगता था कि ऐसा अगर हम परमानेंट सेटलमेंट लगा देंगे, जो अमाउंट है उसको फिक्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें नियमित रूप से रेवेन्यू मिलता रहेगा, और जो ज़मींदार हैं उनको भी ज़मीन में सुधार करने के लिए खर्च मिलता रहेगा। सो एंड एट द सेम टाइम एंकरेज द ज़मींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो मतलब कि अब जैसे रेवेन्यू फिक्स है तो जिनके जो ज़्यादा अमाउंट में
प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रेवेन्यू को पे करके जो बची हुई अमाउंट है उससे अपनी लैंड को सुधार सकते हैं। तो ये उन्होंने सोचा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो अब उन्होंने क्या सोचा, अब जैसे उन्हें लगता था कि जैसे राज्य की ओर से जब रेवेन्यू की मांग नहीं बढ़ाई जाएगी तो जो ज़मींदार होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए और ज़्यादा उनको प्रोवोक करेंगे और ज़्यादा उनको बोलेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर क्रॉप्स उगेंगे तो रेवेन्यू तो आता ही रहेगा। तो ये था बेटे हमारा परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें कि जो रेवेन्यू की अमाउंट थी उसको फिक्स कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम। अब परमानेंट सेटलमेंट को चालू रखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आई। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. तो अब बेटे ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर हम परमानेंट कर देते हैं इस रेवेन्यू को तो जो ज़मींदार होंगे वो ज़मीन में पैसा लगाएंगे, मतलब खेत हैं उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या जो भी हम अलग अलग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो स्वीट्स यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए ज़मींदार पैसा लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। तो अब क्या हुआ बेटे, रेवेन्यू जो था, जो फिक्स किया गया था, वो इतना ज़्यादा हाई फिक्स कर दिया था उस टाइम पे कि जो ज़मींदार थे वो उस रेवेन्यू को ही नहीं पे कर पा रहे थे। इतनी, अब वो फिक्स तो कर दिया लेकिन वो अमाउंट इतनी ज़्यादा हाई रख दी कि ज़मींदार उसको पे ही नहीं कर पा रहे थे। Anyone who failed to pay the revenue lost his ज़मींदारी। और ये भी नियम था कि जो भी अगर उस अमाउंट को पे नहीं कर पाता है अगर कोई भी ज़मींदार, तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। So numerous ज़मींदार्स were sold off at auctions organized by the company। तो कंपनी ने बेटे बहुत सारी ज़मींदारियों को नीलाम कर दिया था इसी वजह से। तो ये प्रॉब्लम देखने को आई थी कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था उस टाइम पे, वो इतना ज़्यादा हाई फिक्स कर दिया कि जो ज़मींदार थे वो रेवेन्यू ही पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्रॉप्स तो इतने नहीं उगते थे उस टाइम पे। हमारे पास जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो सब उस टाइम पे नहीं थी, हाइब्रिड सीड्स भी नहीं थी। तो इस वजह से बेटे जो खेती बाड़ी थी वो एक लिमिट में होती थी। सो बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। अब क्या हुआ बेटे, 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। अब क्या हुआ, मार्केट में जो क्रॉप्स थी उनके दाम बढ़ चुके थे और इसी वजह से जो खेती बाड़ी थी उसका विस्तार होने लगा। लोगों ने धीरे धीरे खेती करना ज़्यादा कर दिया। This meant an increase in the income of the zamindars, but no gain for the company since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently। अब बेटे जो चेंज आया था कि लोगों ने खेती बाड़ी ज़्यादा करनी शुरू कर दी थी, तो इससे किसको फ़ायदा हुआ, जो ज़मींदार थे उनकी आमदनी में तो सुधार होने लगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी ने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था, तो कंपनी को अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने तो हमेशा के लिए उस रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। तो अब ये जो रेवेन्यू में इंक्रीज़ आया था वो कंपनी नहीं कर सकती थी, अब वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को नहीं मांग सकती थी। इवन देन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब तो ज़मींदारों के पास भी पैसे बचने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़मीन को इम्प्रूव करने में या लैंड को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। Some had lost their lands in the early years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment। तो कुछ तो ज़मींदार ऐसे थे बेटे जिन्होंने शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीनों को गंवा दिया था, और जो बच गए थे उनका भी ये मानना था कि अब कम से कम अब तो वो अपने कमाई करें, क्योंकि पहले तो वो कंपनी को रेवेन्यू दे रहे थे, और अब जब वो अर्न कर सकते हैं तो क्यों ना वो बिना किसी परेशानी के और बिना पैसे लगाए ये आमदनी को अपनी आमदनी बढ़ाए। तो इसीलिए उस टाइम पे जो भी ज़मींदार थे वो
As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो जब तक बेटे ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, तब तक उन्होंने ज़मीन में सुधार करने की कोई भी परवाह नहीं की. So on the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. अगर दूसरी तरफ देखें तो गाँव में जो किसान थे उनको ये व्यवस्था बहुत ही ओप्रेसिव लगी, दमनकारी लगी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता था. The rent he paid to the ज़मींदार was high and his right on the land was insecure. तो जो भी वो ज़मींदार को किराया देते थे या लगान जो भी देते थे वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार जो था वो भी सुरक्षित नहीं था. So to pay the rent he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generations. तो गाँव में क्या होता था बेटे, जो ज़मींदार थे वो उन्होंने उनको ये बोल रखा था पीजेंट्स को कि अगर आप जो भी आपको रेवेन्यू देना है वो नहीं दे पाए तो हम आपकी लैंड को अपने कब्ज़े में ले लेंगे. तो इस वजह से जो ज़मींदार वो फार्मर्स थे बेटे, वो या तो उस रेंट को पे नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन अगर वो उसको पे करने के लिए भी सोचें, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए भी सोचें, तो उनको क्या करना पड़ता था कि जो महाजन होते थे उस टाइम पे, मनी लेंडर्स होते थे जो पैसा देते थे ब्याज पे, उनसे पैसा लेके तब उनको अपना रेवेन्यू चुकाना पड़ता था. तो इस वजह से कई बार जब वो पैसा दे नहीं पाते थे तो उनकी जो ज़मीनें थी उनको हड़प लिया जाता था, जो कि उनकी पुश्तैनी ज़मीनें होती थी, मतलब कि उनके दादा परदादा से उनके पास वो ज़मीनें आई थी, तो उनकी ज़मीनें इस तरह से हड़प ली जाती थी. तो इस वजह से बेटे ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने अभी रीड की हैं जो कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर में लोगों को देखने को मिले. सो बेटा वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, try to understand the topics well and take care.